गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आ जाओ आज की शीट को डिस्कस करते हैं। देखो क्या कहता है, सर्टेन अननेसेसरी प्लेजर्स एंड इंस्टिंक्ट्स आर डीम्ड टू बी अनलॉफुल, एवरी मैन अपीयर्स टू हैव देम। अब ना इसमें 5 ऑप्शन दिए, आपको चूज करना था भाई कौन से वाला ऑप्शन आता। ये क्या बात कर रहा है ऑथर थोड़ी सी कैसी बात कहता है कि कुछ अननेसेसरी प्लेजर्स हो, भाई कोई नशा वगैरह करता हो, जुआ वगैरह खेलता हो, तो ये हमारे कैसे प्लेजर्स है, अननेसेसरी प्लेजर्स है। और एंड इंस्टिंक्ट्स आर, ऐसी प्रवृत्ति, ऐसी आदत हो जाना, ये क्या है, डीम टू बी अनलॉफुल एक्टिविटी। डीम का मतलब होता है समझना, आपने पढ़ा होगा दिस इज डीम टू बी, यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी समझा जाए, ऐसा होता है। तो डीम टू बी, इन्हें ना अनलॉफुल समझा जाता है, ठीक है। एवरी मैन अपीयर्स टू हैव दैम, बहुत सारे लोग ऐसा करना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है जी, लेकिन क्या होता है, अगली सेंस में उत्तर क्या कहता है, बट इन सम पर्सन्स दे आर सब्जेक्टेड टू द कंट्रोल ऑफ लॉ एंड रीजन। अब अगला ऑप्शन पढ़ो, बट इन सम पर्सन इट इज सब्जेक्टेड, बट इन सम पर्सन दे आर, बट इन सम पर्सन इट इज, बट इन सम पर्सन इट इज। तो भाई इट क्यों, इन पर्सन्स के बारे में ही तो बात कर रहा है, पर्सन्स के बारे में बात कर रहा है, तो इट वाले जितने भी ऑप्शंस थे उनको मैंने हटा दिया। अब मेरे पास 2 रास्ते बचे, मेरे पास 2 ऑप्शन बचे। क्या, देखो पहले में क्या कहता है, बट इन सम पर्सन, ज़्यादातर लोग ऐसा चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, दे आर सब्जेक्टेड टू द कंट्रोल ऑफ लॉ एंड रीजन। भाई वो ऐसे गलत चीज़ों में नहीं पड़ते, क्यों, एक तो उन्हें कंट्रोल होता है किस चीज़ का, लॉ का, कि भाई कानूनन तौर से चीज़ें गलत है। दूसरी चीज़, उनके पास कोई रीज़न होता है कि भाई मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं इस चीज़ गलत चीज़ में नहीं पढ़ूंगा। लेकिन वाहिल इन अदर्स, जो इन चीज़ों में लिप्त होते हैं, वो क्या होते हैं जी, दे आर स्ट्रोंगर, वो स्ट्रोंगर होते हैं, यानी उनके पास में पैसा वगैरह अच्छा होता है। एंड मोर अबेंडेंस, चीज़ें, अबेंडेंस का मतलब होता है प्रचुर मात्रा, ज़्यादा चीज़ें होना, तो उनके पास में पैसा वगैरह होता है। इस वजह से क्या होता है, वो इस लॉ वो की बात नहीं करते, ढंग से नहीं समझते, ये बात थी। देखो 2 लाइनें कहीं भी बीच में से उठा के पैसेज बना दिया तो ज़रूरी नहीं होता कि आप उसके कंप्लीट सेंस बना पाओ, नहीं बनेगी। क्योंकि क्या होगा, ऑथर ने, एग्जामिनर ने जहाँ से भी सेट की, एक पैराग्राफ में से उठाया, तो भाई यहाँ से पढ़े यहाँ तक चले तो ये समझ में आ गया, बीच की 2 लाइनें डाल दी तो थोड़ी सी कम सेंस हो सकता है आपको डेवलप हो, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा होता है। इसमें यह नहीं सोचना कि मुझसे सेंस नहीं बनी, भाई ऐसा सबके साथ होता है, बीच में से डालेगा तो नहीं पता चलता। जिस एग्जामिनर ने एग्जाम बनाया हम उसको बीच में से डाल के देते हैं, वही नहीं पहचान पाएगा। तो ये सारे ऑप्शन तो हट गए, ऑप्शन है या तो फर्स्ट आंसर होगा या फिर थर्ड आंसर होगा, क्योंकि दे आ रहा है। फिर मैंने क्या देखा, दे आर स्ट्रोंगर, अब स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, एक कंपैरेटिव डिग्री लगाई। ये स्ट्रॉन्गर किससे, इन पहले वालों से स्ट्रॉन्गर है जो ऐसी चीज़ें नहीं करते। और मोर अबंडेंस, इनके पास इनसे ज़्यादा, अबंडेंस का मीनिंग होता है एक्स्ट्रा होना, प्रचुर मात्रा में होना, तो दोनों कंपैरेटिव डिग्री तो जुड़ेंगी। स्ट्रॉन्गर और मोर अबंडेंस, 2 कंपैरेटिव डिग्री को जोड़ रहा है। इस वाले ऑप्शन को क्यों नहीं लगाया जी मैंने, सी ऑप्शन को, क्योंकि यहाँ स्ट्रॉन्गर तो कंपैरेटिव डिग्री लगाई, आगे अबंडेंट की कोई डिग्री इसने लगाई ही नहीं, इसीलिए गड़बड़ कर दी। इसका आंसर बनता फर्स्ट ऑप्शन। बात क्लियर हो गई। अब जल्दी से 9th को पढ़ो। देखो 9th में क्या कहता है, वी शुड लर्न टू बी कंटेंट विद मोडेस्ट एडवांस इन नॉलेज रेदर देन डैश। कहता है भाई हमें ना इस चीज़ से सबक लेना चाहिए, हमें इस चीज़ को लर्न करना चाहिए। क्या, वी शुड लर्न टू बी कंटेंट, कंटेंट का मीनिंग होता है सेटिस्फाई, कि हमें सेटिस्फाई हो जाना चाहिए। मोडेस्ट एडवांस, जो भी चीज़ें एडवांस नॉलेज जितनी भी हमारे पास है उसमें हमें सेटिस्फाई हो जाना चाहिए, हालांकि बजाय कि रेदर देन। अब रेदर देन आ रहा है तो कुछ कंपेयर करेगा, यहाँ किससे कंपेयर कर रहा है, यहाँ से कंपेयर करा जी इस शुड से। तो मुझे पता लगा आगे भी कोई ना कोई वर्ब लगानी पड़ेगी, वर्ब लगानी पड़ेगी ना। तो मैंने देखा आगे बी, 2 ऑप्शंस मिले जिनमें मेरे को बी मिल रही थी, तो भाई बी वाला ऑप्शन आता, क्योंकि कंपेयर तो वर्ब तो लगाता कि भाई तुम ऐसा करो ना कि ऐसा करने से, तुम पढ़ाई करो बजाय कि सोने से, ऐसी कोई बात करता। तो यहाँ शुड थी तो यहाँ भी कोई वर्ब देखनी थी, तो यहाँ मैंने क्या वर्ब देखी, बी। बी को देख के मुझे पता लगा कि सेकंड या थर्ड में से कोई ऑप्शन आएगा। अब देखो क्या कहता है, बी फॉर एवर वीविंग न्यू सिस्टम्स आउट ऑफ आवर मेंडेशियस इमेजिनेशन। मेंडेशियस क्या होता है जी, झूठी। कहते हैं भाई हमें जो कुछ है उसमें हमें संतुष्ट हो जाना चाहिए, जितनी भी एडवांस नॉलेज या जो भी चीज़ हमारे पास, अब नहीं पता पैसेज किस बारे में था तो ऑथर किस वे में बात कर रहा है, हाँ, बजाय कि हमें अपनी मेंडेशियस, अपनी झूठी इमेजिनेशन से और रास्तों को और चीज़ों को खोजते रहना, ऐसी बात करेगा। तो बी तो करेक्ट सेंस दे रहा था। आगे कह रहे बी फॉर एवर वीविंग न्यू सिस्टम्स ऑफ मेंडेशियस इमेजिनेशन। तो भाई किसकी झूठी कल्पना, हमारी झूठी कल्पना, आवर तो लगाना पड़ेगा, किसकी झूठी कल्पना है, हमारी, क्योंकि सजेशन भी तो हमें ही दे रहे हैं कि हमें संतुष्ट होना है, ना कि हमें हमारी झूठी कल्पना वाले से और चीज़ें इमेजिन करनी है। इस तरह की कोई सेंस दे रहा है, तो यहाँ आंसर लगता सेकंड। बात क्लियर हो गई।
टेंथ को पढ़ो जल्दी से। इट इज़ द इंडिपेंडेंट इंक्वायरी, आई विटनेसेस अकाउंट्स एंड द रिलेंटलेस परस्यूट ऑफ फैक्ट्स। भाई आज के टेस्ट में कुछ ऑप्शंस के आंसर गलत थे, ऐप पर डला था ना ये, तो वहाँ कुछ आंसर्स गलत थे और इसका नाम परिवर्तन सीरीज़ के हिसाब से परिवर्तन सीरीज 16 था। जहाँ टाइपिंग में गड़बड़ हो रही है, पहले उन बनाए हुए थे तो टाइपिंग में करेक्शन हुई नहीं, तो ये परिवर्तन सीरीज 16 है इसका नाम। इट इज़ इंडिपेंडेंट इंक्वायरी, कहता है इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हुई, आई विटनेस अकाउंट्स जिन लोगों ने साक्षात गवाह थे, और रिलेंटलेस परस्यू ऑफ फैक्ट, रिलेंटलेस का होता है बिना रुके थके, तथ्यों को परस्यू किया गया डैश। उन सब चीज़ों ने क्या किया होगा जी, आगे ऑप्शंस पढ़ो। उन सब चीज़ों ने क्या किया, एक सेकंड रुको, उन सब चीज़ों ने किया दैट ब्रिंग टू लाइट सम ऑफ द ग्रेवेस्ट क्राइम्स दैट आर कमिटिंग इन द नेम ऑफ फ्रीडम। तो भाई आप सब बच्चों को पता है, कहते हैं देखो ये क्या कहता है जी, ये कहता है कुछ ऐसी बात करता है, कहाँ है ब्रिंग लाइट टू, या तो कहता है ब्रिंग लाइट टू, या कहता है ब्रिंग टू लाइट, या ब्रिंग लाइट टू, या फिर ब्रिंग लाइट टू। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, एक फ्रेज होता है ब्रिंग टू लाइट। क्या फ्रेज है जी, ब्रिंग टू लाइट, यानी ब्रिंग टू लाइट का मीनिंग क्या है जी, कि इस बात को उजागर करवाना। ब्रिंग टू लाइट आपने सुना होगा क्या, हिंदी में कई बार ऑथर कहते हैं, डिबेट वगैरह होती है टीवी में, कहते हैं कि इस टॉपिक पर प्रकाश डालो, यानी ब्रिंग टू लाइट का मतलब होता है टू रिवील, कोई बात बताओ, अपने विचार बताओ, इसके अंदर कोई सीक्रेट था उस चीज़ को बताओ। तो ये ऐसी तो बात कर रहे हैं, कहते हैं कि भाई आई विटनेसेस ने बयान दिया और रेलेंटलेस बिना रुके थके फैक्ट्स का पीछा किया गया, जब जाके ये बात उजागर हुई। तो फ्रेज क्या था, ब्रिंग टू लाइट, यानी टू बीच में आना था, ब्रिंग टू लाइट में टू बीच में आना था भाई। हाँ तो अब एक बात समझो, ब्रिंग लाइट टू तो फ्रेज ही नहीं था, ब्रिंग लाइटनिंग टू भी फ्रेज नहीं था, ब्रिंग लाइट टू या फिर ब्रिंग टू लाइट, तो भाई ब्रिंग लाइट टू भी फ्रेज नहीं था, ब्रिंग टू लाइट। अब बात क्लियर हुई, लेकिन अब मैंने देखा इन दोनों ऑप्शन में सिर्फ एक ही फर्क था, ब्रिंग लाइट टू सम ऑफ द ग्रेवेस्ट क्राइम, ग्रेवेस्ट क्राइम होता है गंभीर गुना, जघन्य अपराध उजागर हुए जो कि स्वतंत्रता के नाम पे किए जा रहे थे। अब एक बात ढूंढो आप, इनके अंदर गड़बड़ क्या थी, यहाँ ब्रिंग था, यहाँ ब्रिंग्स था, तो हु विच दैट जब भी आए अपने से पहले वाले के अकॉर्डिंग वर्ब लेते हैं, तो ब्रिंग ले रहा है यानी प्लूरल वर्ब ले रहा है, यहाँ सिंगुलर वर्ब ले रहा है, लेकिन मुझे पता लगा दैट से पहले जो भी नाउन थे वो कैसे थे, प्लूरल थे। देख लो क्या क्या था, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी, आई विटनेस अकाउंट और रेलेंटलेस परस्यू, यानी प्लूरल नाउन था दैट से पहले, तो वर्ब भी प्लूरल आती, इसका आंसर बनता दैट ब्रिंग। फर्स्ट इसका आंसर होता, टेस्ट में इसका आंसर थर्ड दिया था शायद, तो वो गलत था, फर्स्ट इसका आंसर आएगा। बात क्लियर हो गई। अब आप एक बार 11th को पढ़ो जल्दी से, क्या कहता है, अपार्ट फ्रॉम डैश द फीलिंग ऑफ सेवरल थाउजेंड ऑफ क्रिमिनल कंप्लेंट्स। अब नीचे पढ़ो, स्पार्किंग ए नेशनल डिबेट, अगले में कहते हैं स्पार्किंग नेशनल डिबेट, स्पार्किंग नेशनल डिबेट, स्पार्किंग ए नेशनल डिबेट, स्पार्किंग ए नेशनलाइज्ड डिबेट। एक बात बताओ, डिबेट कैसा नाउन है, कॉमन नाउन है और सिंगुलर फॉर्म में, तो विदाउट आर्टिकल नहीं आ सकता, इसीलिए सेकंड ऑप्शन नहीं आ सकता था, इसीलिए थर्ड ऑप्शन नहीं आ सकता था भाई, और इसीलिए मेरा फिफ्थ ऑप्शन में तो कुछ अलग ही बात कर रहे, ए नेशनलाइज्ड डिबेट, क्यों, ऐसा तो कोई बात ही नहीं कर रहा, नेशनल ऑटोमेटिक ही एक एडजेक्टिव है, नेशनल इशू है, नेशनल आइडिया है ना, तो भाई नेशनल ऑटोमेटिक एक एडजेक्टिव था, तो फिर नेशनलाइज्ड क्यों लगाया, एडजेक्टिव फॉर्म तो थी इसकी, ये भी नहीं आ सकता था। आंसर क्या आता, आंसर आता आपके पास में, या तो एक सेकंड रुको, आंसर आपके पास में आता या तो फर्स्ट आता जी, या फिर आपके पास में आता फोर्थ आता, इन दो में से एक आंसर था। तो अब चुनो, क्या कहता है, स्पार्किंग ए नेशनल डिबेट ऑन एन इशू दैट ले डोरमेंट इन द पब्लिक माइंड, द इन्वेस्टिगेशन लेड टू द फाइलिंग ऑफ सेवरल थाउजेंड ऑफ क्रिमिनल कंप्लेंट। तो भाई एक बात बताओ, अपार्ट फ्रॉम स्पार्किंग ए नेशनल डिबेट, किसी मुद्दे पर एक इशू के ऊपर नेशनल डिबेट हुई, टीवी पर डिबेट आनी शुरू हुई, और वो कैसा मुद्दा था जो डोरमेंट था पब्लिक के माइंड में, डोरमेंट होता है सुस्त, लेजी यानी इनएक्टिव था, कोई ऐसा मुद्दा था, कोई ऐसी घटना हुई जिसको लोग भूल चुके थे, और पुलिस वालों ने, भाई किसी बड़े आदमी ने घटना की, थोड़े टाइम बाद लोग उस चीज़ को भूल गए, तो मुद्दा दब गया, लेकिन उस पर नेशनल डिबेट हुई, इशू दोबारा उजागर हुआ, और फिर जाके क्या हुआ, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई, और बहुत सारी क्रिमिनल कंप्लेंट्स दर्ज करवाई गई। अब फर्स्ट और फोर्थ में ढूंढो, तो ये पास्ट की बात कर रहा है क्या, ये पास्ट की बात कर रहा है, इशू दैट ले डोरमेंट इन पब्लिक माइंड, एक इन्वेस्टिगेशन हुई है क्या, थाउजेंड्स ऑफ क्रिमिनल कंप्लेंट, ऐसे कई सारे मुद्दे उन्होंने उठाए होंगे, तो भाई थाउजेंड्स ऑफ क्रिमिनल कंप्लेंट्स था, तो फिर एक इन्वेस्टिगेशन नहीं, इन्वेस्टिगेशंस हुई होंगी। 11th का आंसर लगाते, फर्स्ट लगाते। अब आप 12th को पढ़ो, जस्ट एज मोरालिटी लाइज नॉट इन काइंडनेस बट इन स्ट्रेंथ, सो द गोल ऑफ द ह्यूमन एफर्ट डैश।
अब देखो एक बात समझो, कहते हैं जस्ट एज मोरालिटी, जो मोरालिटी है ना वो सिर्फ काइंडनेस में लाया नहीं करती, स्ट्रेंथ भी मैटर करती है। तो ह्यूमन का क्या एफर्ट होना चाहिए। अब इसने पहली लाइन में बता दिया कि स्ट्रेंथ की ज़्यादा प्राथमिकता है किसके मुकाबले, काइंडनेस के मुकाबले। अब आप ऑप्शन पढ़ो, द गोल ऑफ द ह्यूमन एफर्ट शुड बी द एलिवेशन ऑफ ऑल बट द डेवलपमेंट ऑफ फाइनर। ऑल बट जैसी तो यहाँ कोई सेंस देता ही नहीं, ऑल बट का तो मीनिंग होता था एक्सेप्ट। हमने पढ़ा था क्या, ए मैन हैज़ 8 शीप ऑल बट 7 डाइड, यानी कितनी बच गई, 1 बच गई। ऐसी सेंस तो कुछ नहीं दे रहा था। कहते शुड बी ओनली द एलिवेशन ऑफ ऑल बट, फिर से ऑल बट। मुझे ना आगे जाके मुझे ऑप्शंस पढ़ने पर पता लगा क्या कि भाई इसने ना एक जगह पर नोट लगाया, अब जाके पता लगा ये कह रहे इसको प्राथमिकता दो ना कि सिर्फ इसको। तो ऐसी ही तो बात कहेगा कि गोल ऑफ ह्यूमन एफर्ट शुड बी नॉट द एलिवेशन ऑफ ऑल बट द डेवलपमेंट ऑफ फाइनर एंड स्ट्रोंगर इंडिविजुअल्स। अब बात आई चुनने की, तो भाई सब बच्चों को पता है 2 कंपैरेटिव डिग्री जोड़ेगा इंडिविजुअल, वो वाले इंडिविजुअल जो फाइन भी और स्ट्रोंगर भी है। ऐसा थोड़ी है 4th और 5th में चूज करने की बात है। यहाँ एक बार कंपैरेटिव डिग्री लगाई, यहाँ कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगा रहा था तो यहाँ गड़बड़ थी। भाई 2 कंपैरेटिव डिग्री से इसको जोड़ रहा था, तो यहाँ आप 5th को आंसर बनाते। बात क्लियर हो गई। जल्दी से 13 को पढ़ लो, कुछ गड़बड़ है क्या इसके अंदर, एरर ढूंढना है। कहते हैं माई ट्रिप टू चाइना वाज रियली एक्साइटिंग, कोई गड़बड़ नहीं, पहला पार्ट बिल्कुल ओके। ए में कोई गड़बड़ नहीं थी, जहाँ जहाँ ए में गड़बड़ बताता है उनको काट दो। आगे कहते हैं द टूर वाज ए 17 डेज विल विंड। 17 डेज विल विंड क्यों, आप ऐसे लगाओ ना, द टूर वाज, अब भाई डेज लगा दिया और ए अनकाउंटेबल नाउन लगा रहा है, इसी ए आर्टिकल लगा रहा है, सिंगुलर के लिए लगता है लेकिन यहाँ डेज प्लूरल लगा रहा है, इसीलिए गड़बड़ कर रहा था। क्या कहता, द टूर वॉज ऑफ 17 डेज, 17 दिनों का टूर था। वर्ल विंड, वर्ल विंड का मीनिंग होता है बहुत जल्दी से, यानी 17 दिन का टूर बहुत जल्दी से निपट गया उसका, यानी बी में तो गड़बड़ थी, जिस ऑप्शन में बी नहीं उसको हटाओ। अब देखो क्या कहता है, अब आपसे कहता है आई विजिटेड लेक्स इंट्रिकेटली पेंटेड टेम्पल्स एंड स्नैप्ड पिक्चर्स ऑफ दिस, कोई दिक्कत नहीं थी। कहते हैं मैंने लेक्स को विजिट किया, टेम्पल को पेंट किया और पिक्चर्स भी क्लिक की, यानी सी में तो कोई गड़बड़ नहीं थी। डी को पढ़ो, डी में कुछ गड़बड़ है क्या, डी में गड़बड़ मिली, बट द बेस्ट पार्ट इन द ट्रिप वॉज ट्राइंग टू नो द पीपल एंड देयर कस्टम्स। लेकिन जो बेस्ट पार्ट था ना ट्रिप में वो क्या था, लोगों को जानना और रीति रिवाजों को भी पहचानना। तो भाई कस्टम्स नहीं होता, कस्टम तो एक तरह का टैक्स होता है। आप पढ़ोगे जब एसएससी कर जाता है बच्चा तो वो कस्टम्स ऑफिसर लगता है, हालांकि फिर वो बच्चा नहीं रहता, फिर तो वो बहुत ही बड़ा बच्चा हो जाता है। तो कस्टम्स ऑफिसर होता है, वो तो टैक्स रिलेटेड वर्ड है, लेकिन जब रीति रिवाज की बात आती है तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कस्टम। तो भाई यहाँ एक ये गड़बड़ की, ऐसे हटाओ, यानी बी और डी में गड़बड़ थी, थर्ड इसका आंसर था। जल्दी से 14 को पढ़ो। देखो 14 में क्या कहता है, 14 में कहता है सैली इज द काइंड ऑफ एक्ट्रेस हु लिव्स इन द रोल शी इनेक्ट। इनेक्ट का मतलब होता है प्ले करना। कहते हैं सैली तो एक ऐसे तरह की वो है, एक्ट्रेस है, हीरोइन है, जो उस किरदार में रहती है जिस किरदार को वो निभाती है। इनेक्ट का मतलब प्ले करना। तो ए पार्ट के अंदर कोई गड़बड़ नहीं की। आगे कहता है शी बिकम ए पार्ट ऑफ द रोल शी इज प्लेइंग। शी बिकम ए पार्ट ऑफ द रोल क्यों लगा रहा है, शी बिकम द पार्ट ऑफ द रोल शी इज प्लेइंग, यानी भाई उस पार्ट को डेफिनेट करेगा, कौन सा पार्ट जिसको शैली करती है ना। तो यहाँ क्या करना चाहिए था इसको, इसे यहाँ पर द आर्टिकल लगाना चाहिए था। तो बी पार्ट में तो गड़बड़ थी, तो जिस ऑप्शन में बी नहीं उसे हटाओ। अब कहता है इनफैक्ट मैनी पीपल थिंक दे हैड नोन हर थ्रू द कैरेक्टर्स शी हैज पोर्ट्रेट। कहते हैं भाई हालांकि बहुत सारे लोग उसे उस कैरेक्टर से जानते हैं जो उसने पोर्ट्रेट किया था। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, शोले में गब्बर सिंह थे, कोई उन्हें नहीं पहचानता था, अमजद खान उनका नाम था, लेकिन और पिक्चरें भी मिली लेकिन नहीं फेमस हुए, उतने फेमस नहीं। अब उनको सारे कैसे जानते थे, गब्बर सिंह आ गया, यानी उस कैरेक्टर से, उस किरदार से। तो ऐसे ही सैली को भी कैसे जानते हैं जी, उस किरदार से जानते हैं जो किरदार उस बंदी ने क्या करना होता है जी, प्ले किया होता है। बात क्लियर हो रही है आपको। तो यहाँ पर थ्रू नहीं, बाय कैसे जानते हैं, उस किरदार की वजह से जानते हैं। नोन हैड नोन हर बाय द कैरेक्टर्स शी हैज पोर्ट्रेड, यानी सी के अंदर गड़बड़ थी, डी में कोई गड़बड़ नहीं थी, डी वाला ऑप्शन ही नहीं कह रहा कोई गड़बड़ बचती है, तो बी और सी आंसर लगता। डी फिर भी पढ़ो, इट हैज़ बीन दैट वे ऑल अलोंग इन हर कैरियर, ये उसके पूरे कैरियर के दौरान ऐसा चलता रहा। बात क्लियर। 15 को पढ़ो,
डॉक्टर चैरिल इज ए मदर ऑफ 4। वो डॉक्टर चैरिल जो हैं वो 4 बच्चों की माता है। ए के अंदर कोई गड़बड़ नहीं है, ओके है। और कोई बच्चा कहे मदर ऑफ 4 कुछ सेंस नहीं मिली, तो बच्चे आपको पता है प्रेपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट कई बार एडवर्ब की तरह काम करता है, कई बार एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है। यहाँ पर 4 को एडजेक्टिव की तरह ट्रीट करवाया है। 4 एडजेक्टिव यहाँ पर 4 नाउन की तरह है, 4 एडजेक्टिव नहीं है। हालांकि 4 एडजेक्टिव भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो 4 है वो नाउन है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है, और यहाँ पर ऑफ प्रीपोजिशन 4 उसका ऑब्जेक्ट। ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? इस मदर को ही तो क्वालिफाई कर रहा है। चेरी कौन है? 4 बच्चों की माता है, यानी चेरी के बारे में एक्स्ट्रा, चेरिल के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो ये प्रीपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, बिल्कुल ओके है। ए पार्ट में कोई गड़बड़ नहीं है। जल्दी से बी को पढ़ो। शी वरीड दैट एक्सपोजिंग हर चिल्ड्रन टू स्वीट्स वुड कीप देम डाउनिंग मोर न्यूट्रियस फूड। डाउनिंग मोर का मतलब नीचे कर देना, उनको मतलब उनका झुकाव खत्म करे। कहता है भाई वो चिंता करती है कि अगर मैं अपने बच्चों को ज़्यादा मीठा खिलाऊंगी ना तो वो न्यूट्रियस फूड नहीं खाएंगे, पौष्टिक आहार को नहीं खाएंगे। उसको, मैडम को ये चिंता हो रही है, चिंता सता रही है। कोई बात नहीं। अब एक बात बताओ, शी वरीड नहीं, वरी वर्ब को डू थोड़ी होता है, ये तो एक स्टेट है। आई एम वरीड, मैं टेंशन में हूँ भाई, आई एम वरिंग अबाउट यू, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है, तुम्हारे बारे में चिंता कर रहा हूँ। तो शी इज़ वरीड या शी वॉज वरीड, ये तो इस वर्ब को डू थोड़ी किया जा सकता था, ये तो एक आपकी स्टेट थी, इसीलिए शी इज़ वरीड या शी वॉज वरीड लगाता। तो बी पार्ट में हर हाल में गड़बड़ करता। उन ऑप्शंस को हटाओ जहाँ बी को प्राथमिकता नहीं देता। ए में कोई गड़बड़ नहीं कर रहा था, अगर मैं औरों को नहीं पढ़ता तो भी मेरा आंसर ये लग जाता, ऑप्शन ही एक बचता। लेकिन सी के अंदर क्या गड़बड़ थी? कहता है वंस दे स्टार्टेड ईटिंग एट फ्रेंड्स हाउसेज हाउएवर डॉक्टर चैरिल रियलाइज्ड हर मिस्टेक। वो क्या करा, अपने बच्चों को किसी के घर लेके गई, अपनी फ्रेंड के घर। वहाँ पे वो बच्चे मिठाई के ऊपर टूट पड़े, तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि अरे नहीं लाना थे, तो मिठाई के पीछे पागल हो गए। एट फ्रेंड्स हाउसेज नहीं भाई, एक बार उसे मिस्टेक का रियलाइज़ हुआ ना, तो एक फ्रेंड के घर पे थी वो अपने, ऐसा थोड़े कई सारे फ्रेंड्स के घर पे थी, एक फ्रेंड का एक घर था। तो भाई वहाँ इसके हाउस के ऊपर इस फ्रेंड की पोजीशन थी, एक ही घर में थे, एक से ज़्यादा भी घर हो, लेकिन वो तो एक ही घर में खा रहे थे, तो हाउसेज ना होके हाउस आता, अब गड़बड़ ओके हो जाती। अब क्या कहता है जी, इसीलिए बी और सी में गड़बड़ थी। और एक बारी हम डी को पढ़ते हैं। शी रियलाइज दैट इफ शी कंटिन्यूड द बैन शी वुड ओनली मेक देम मोर डिजायरेबल। कोई गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल ओके है। कहता है उसने रियलाइज़ किया अगर वो उन्हें रोकती टोकती रहेगी ना मीठा मत खाओ, तो वो जैसा चाहती है वो वैसे बन भी जाएंगे जी। कहता है जैक किल्बी एन अमेरिकन लॉन्च्ड ए टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन। कोई गड़बड़ नहीं, जैक किल्बी कोई अमेरिकन है जिसने लॉन्च किया है क्या? टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन। ही हैज़ नेवर एक्योर्ड हाई अमाउंट्स ऑफ मनी। एक्योर का मीनिंग होता है इकट्ठा करना, एमास, गैदर, मस्टर। कहता है उसने ना आज तक कभी भी उसने ज़्यादा पैसा इकट्ठा नहीं किया। तो अमाउंट्स नहीं, क्या लगा देता? अमाउंट लगा देता। यानी बी पार्ट के अंदर गड़बड़ थी। बात क्लियर है क्या? यानी बी पार्ट में अमाउंट्स की बजाय अमाउंट ऑफ मनी लगाता। आगे कहता है ही इज़ एन इंजीनियर टेकिंग ऑन यूनिवर्सली इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। कोई भी गड़बड़ नहीं है, टेकिंग नहीं, टॉकिंग ऑन यूनिवर्सली इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। वह एक इंजीनियर है, किसके ऊपर बात करता है जी? उन प्रॉब्लम्स के ऊपर जो पूरे यूनिवर्स के सामने खड़ी होती है। जैसे आज के टाइम में कोरोना वायरस है, ये तो डॉक्टर की प्रॉब्लम है, इसी तरह इंजीनियर की कोई और टेक्नोलॉजी हो, उस तरह पर वो बात करता है। आगे कहता है ही फर्स्ट को इन्वेंटेड द हैंड हेल्ड कैलकुलेटर। हाथ से चलाने वाले कैलकुलेटर का इस आविष्कार उसने किया। तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं थी, सिर्फ बी पार्ट के अंदर एरर था। ऐप के अंदर शायद इसका आंसर गलत था। मुझसे कुछ बच्चों ने पूछा था कि सर ये क्या आंसर है इसमें, तो भाई सिर्फ बी पार्ट में एरर था, इसने ऑप्शन नहीं दिया, यहाँ गड़बड़ हो गई, और किसी पार्ट में एरर नहीं था। आगे कहता है मोस्ट डेज जोन एंड सुजैन मैर्गोलीज हैव देयर मॉर्निंग रूटीन अंडर कंट्रोल। भाई बहुत सारे दिन क्या होता है, जॉन है और एक है सुजैन, इनका मॉर्निंग का रूटीन उनके कंट्रोल में ही होता है। तो बच्चे इसके अंदर कोई गड़बड़ नहीं है। सुसैन मेक्स 5 ईयर ओल्ड डैनली एंड 7 ईयर ओल्ड रैचल रेडी। सुसैन जो है ना 5 साल के बच्चे डैनली को तैयार करती है या करता है नहीं पता लगा मुझे, अभी लड़का है लड़की है, और 7 साल के रैकल को भी रेडी या तैयार करती है। कोई गड़बड़ नहीं। आगे कहता है जॉन मेक्स देयर लंचेस। जॉन उनके लंच को बनाता है बनाती है नहीं पता। देन टेक्स देम टू द बस स्टॉप, और उन्हें बस स्टॉप पर भी लेकर जाती है। वाहिल लेकर जाता है, जेंडर आइडेंटिफाई नहीं हो रहा भाई। वाइल सुसैन ड्रेसेस। अब गड़बड़ मिली, देखो ड्रेस के बाद कोई ऑब्जेक्ट तो लगाओ। सुसैन ड्रेसेस तैयार करती है, किसको तैयार करती है? वो बच्चे तो जा ही चुके, वो तैयार किसको करेगी?
खुद को। सुसैन ड्रेसेस हर सेल्फ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दो, इसने दिया ही नहीं, यानी सी पार्ट के अंदर गड़बड़ थी। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ लगाते, ऑब्जेक्ट देते इस ड्रेस वर्ब को, क्या, हर सेल्फ का। अब आप डी ऑप्शन देखो बच्चे, बट टुडे जॉन इज वेटिंग टू बी पिक्ड फ्रॉम हॉस्पिटल, लेकिन आज ना जॉन को इंतजार है, जॉन इंतजार कर रहे हैं कि उसे हॉस्पिटल से कोई उठाए, कर रहा है कर रही है नहीं पता। सुसैन हैज़ टू डू हिज ड्यूटीज़ बिफोर, अब पता लगा, लेकिन सुसैन को उससे भी पहले अपनी ड्यूटीज़ को ख़त्म करना है। बिफोर हेडिंग ऑफ, घर के जो काम है सुसैन को वो काम खत्म करने जाने से पहले कहाँ, अपनी अकाउंटिंग जॉब पे। यहाँ ना सेंस की गड़बड़ करिया। अब भाई यहाँ कह रहा है कि सुसैन को हिज ड्यूटीज़ खत्म करनी है, आगे कह रहा है हर अकाउंटिंग जॉब, कोई क्लियर कट सेंस नहीं आ पा रही, सेंस का एरर था ग्रामेटिकल की बजाय, इसलिए इसको हटाते, क्या कहते, हैज़ टू डू हिज ड्यूटीज़ बिफोर हेडिंग ऑफ टू हिज अकाउंटिंग जॉब। अब करेक्ट हो जाता, ऐसा भी एरर बना देता है कभी कभार। तो कहाँ कहाँ एरर था, सी और डी के अंदर एरर था। इसके अंदर भी ऑप्शन 4 दिया था ऐप में, बच्चों ने मुझसे कहा था सर गलत है आंसर। हाँ भाई बिल्कुल गलत है, सी और डी इसका आंसर बनता। अब एक बारी जल्दी से पढ़ो, देखो इनमें कुछ नहीं करना, वर्ड्स आपको चूज़ करने थे। क्या करने थे जी, आपको कुछ वर्ड, दो वर्ड दिए थे, उन वर्ड्स को आपको चूज़ करना था। मैं आपको इंडिविजुअली हर सेंटेंस में बता दूंगा कौन से वर्ड को चूज़ करना है, आंसर आप अपने हिसाब से मार्क कर लेना, क्योंकि वही बात है कुछ ऑप्शंस में फिर से गड़बड़ कर रखी है, तो फिर हम इंडिविजुअली चेक करेंगे। मैं ये नहीं बताऊँगा ये फर्स्ट है थर्ड है क्या है, मैं हर सेंटेंस को ही करेक्ट करवा दूंगा। देखो क्या कहता है, दिस डिस्कवरी, अरे कहाँ गया, दिस डिस्कवरी कुड ह्यूरेल्ड या फिर हेराल्ड ए न्यू थिंकिंग अबाउट हेरिडिटी। तो भाई इस ह्यूरेल्ड का मीनिंग तो होता है वोमिट करना, ये तो एक तरह की वर्ब थी, और इस हेराल्ड का मीनिंग होता है डिक्लेयर करना या फिर घोषित करना। कुड के बाद वर्ब की नेचुरल फॉर्म चाहिए थी, ये तो V2 थी, इसको हटाओ, ये आंसर आता है। यानी पहले वाले में आंसर क्या था जी, पहले वाले में ये वाला आंसर था। अगले वाले में पढ़ो, ही गेट ऑफ द ट्रेन बिकॉज ऑफ एन अनईजी सेंस ऑफ फॉरबिडिंग या फिर फॉरबोर्डिंग। वह ट्रेन से उतर गया क्योंकि उसे एक अनईजी, एक अनकंफर्ट सा फील हो रहा था ट्रेन में। फॉरबिड तो होता है किसी को मना करना, ही फॉरबेड मी टू डू दिस थिंग, है ना, फॉरबिड, फॉरबेड, फॉरबिडन, मना करना किसी चीज़ के लिए, रोकना। लेकिन यहाँ रोका थोड़ी, फॉरबोर्डिंग का मतलब उसे ऐसी सेंस आई कि भविष्य का ज्ञान, फॉरबोर्ड का मतलब होता है थोड़ा सा भविष्य का ज्ञान, उसके थोड़े से सिक्स सेंस चले और उसे एक अनईजी सी सेंस आई कि आगे ट्रेन में कुछ गड़बड़ होगी, इसलिए ट्रेन से वो बंदा उतर गया। इसका आंसर था बी। अब आप पढ़ो, हिज डेक्लामेटरी या एक्सक्लामेटरी रेंडिशन ऑफ शेक्सपियर वर्स वाज अकिन टू दैट ऑफ नेटिव स्पीकर ऑफ द लैंग्वेज। रेकंडीशन का मीनिंग होता है व्याख्यान करना, गान करना, और वर्स का मीनिंग होता है कविता। भाई उसने शेक्सपियर की पोएम को, कविता को इस तरीके से व्याख्यान किया कि ऐसा लगा, वॉज अकिन टू, अकिन का मतलब होता है सिमिलर टू, ऐसा लग रहा था कि वो तो नेटिव स्पीकर है उस लैंग्वेज का जिस लैंग्वेज में शेक्सपियर की पोएम थी। तो एक्सक्लामेटरी तो एक सेंटेंस होता है ना, वैसी तो कोई बात ही नहीं कि शायद हिंदी में इसको विस्मय बोधक कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा हिंदी का वर्ड, विस्मय बोधक शायद होता है। डेक्लामेटरी देखो इसी के अंदर तो मिला है डिक्लेयर, ऐसे ही तो वर्ड डिक्लेयर वर्ड से ही तो ये बना। डेक्लामेटरी का मतलब भाई अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से, अपने ओपिनियन को रखना। तो उसने उस पोएम को कैसे गाया, कैसे बताया, एक डेक्लामेटरी रिकॉन्डेशन उस तरीके से बताया, एडजेक्टिव था ये, तो यहाँ पर ए आंसर बनता। अब आप पढ़ लो, द डिस्टर्बेंसेज डिड नॉट ऑगर या आर्ग्यूज वेल फॉर द फ्यूचर ऑफ गुड रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज। दो कंट्रीज के बीच में आज की डेट में कुछ डिस्टर्बेंसेज है, कुछ गड़बड़ हो रही है, और ये बात अब भविष्य, अच्छे भविष्य की तरफ संकेत नहीं करती। भविष्य की तरफ कोई संकेत करना हो ना, और जनरली बुरा हो तो हम उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं ओगर। आर्ग्यू का मतलब तो होता है किसी से वाद विवाद करना, तो ये डिस्टर्बेंसेस ऐसा संकेत करते हैं कि भविष्य में इन दोनों देशों के बीच में गुड रिलेशंस नहीं रहेंगे। याद कैसे रखोगे, कहते हैं, हम कहते नहीं है शुभ काम करने से पहले कुछ मीठा हो जाए, तो ये वही तो बात कर रहे हैं, कह रहे ओ गुड़ खा ले, भविष्य में कुछ अच्छा होने वाला है। अब देख लो इसका आंसर ये था, इसका आंसर ये बी ऑप्शन था, इसका आंसर ए ऑप्शन था, जो नहीं है उसको मैं काट रहा हूँ, यहाँ आंसर ये वाला था। तो मैच मत करना, पेयर में कुछ कुछ गड़बड़ है आज। आगे क्या कहता है, एट द रिक्वेस्ट ऑफ द रिलेटिव्स ऑफ द बॉडी। कोई बंदे की डेथ हो गई तो उसके रिश्तेदारों ने रिक्वेस्ट की कि भाई इसकी डेड बॉडी को ग्रेव से बाहर निकालो। एग्जाइल्ड का मतलब होता है निष्कासन करना, जेल का कारावास, एक तरह का पॉलिटिकल एग्जाइल नहीं होता, राजनीति से बाहर निकाल दिया, मतलब उस तरह का बाहर निकालना। लेकिन एक्सह्यूम का मीनिंग होता है कब्र खोद के किसी को बाहर निकालना। याद कैसे रखोगे, याद ऐसे रखोगे, क्या कहता है एक लड़का कहता है कि मैं मेरी
एक्स को मेरी एक्स को कबर खोद के भी बाहर निकाल लेंगे, इस तरीके से रट्टा मारो एक्स यूँ। तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता था, ये आंसर होता। अब तुम इन ऑप्शंस में सेट करते रहना, मेरे हिसाब में कोई गड़बड़ हो तो देख लेना भाई। आंसर यही है, हो सकता है ऑप्शन में इन्होंने पेयर बनाते टाइम कुछ ना कुछ गड़बड़ आज कर दी हो। ठीक है, अब एक बारी इसको पढ़ो, देखो क्या कहते हैं। द क्रिटिक्स प्रेज द एक्टर सेइंग ही हैड एसेड द रोल विद कॉन्ज्यूमेट या कम मैंस्यूरेट इज। तो भाई कॉन्ज्यूमेट का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज़ को कंप्लीट करना, उस सेंस में यूज होता है ये वर्ड। कम मैंस्यूरेट का मीनिंग होता है टुगेदर, सेलिब्रेट करना। तो क्रिटिक्स प्रेज, जो उसकी आलोचना करने वाले थे वो आज उसकी प्रेज कर रहे थे। उन्होंने क्या कहा, कैसे, ही हैड एसेड, उसने इस तरीके से ऐसे, भाई गाया लिखा नहीं पता, रोल, किसी रोल को उसने इस तरीके से ऐसे किया, उस तरीके से लोगों के सामने प्रस्तुत किया कि भाई वो अपने आप में पूरा इजी लग रहा था, अपने एक्ट के दौरान उसे बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं लग रही थी। तो कम मैंस्यूरेट तो बात देता ही नहीं, कंज्यूमेट, उसने उसको इस तरीके से प्रस्तुत किया कि यूं लगा पूरा एक्ट कंप्लीट हो गया, परफॉर्मेंस अपने आप में पूरी कंप्लीट थी। क्या वर्ड आता, कंज्यूमेट वर्ड आता। जल्दी से नेक्स्ट को पढ़ो। द डिस्कवरी ऑफ क्योर फॉर एड्स वाज ए माइलस्टोन इन हिज कैरियर। उसने एड्स की बीमारी की क्योर खोज डाला और वो उसके लिए एक माइलस्टोन हुआ। माइलस्टोन होता है मील का पत्थर साबित हुआ। तो भाई ये आंसर होना था, वो डिस्कवरी जो थी एड्स की बीमारी की, उसने इलाज ढूंढा, वो उसके लिए मील का पत्थर साबित हुई। माइलस्टोन, ये तो मील होते हैं, तो बना फैक्ट्री का पत्थर, कोई मील वगैरह हो उसका पत्थर, ऐसी कोई सेंस ही नहीं थी भाई, माइलस्टोन बनता है। यहाँ आंसर बी था। अगले में पढ़ लो। ए फॉल फ्रॉम द हाइट कैन इनकैपेसिटेट डीकैपिटेट फॉर यू फॉर लाइफ। कहता है अगर आप इस हाइट से गिर गए ना, ए फॉल फ्रॉम दैट हाइट, तो आप पूरी ज़िंदगी के लिए इनकैपेसिटेट हो जाओगे। इनकैपेसिटेट का मतलब भाई हैंडीकैप हो जाएगा, काम वगैरह नहीं कर पाएगा, अपना अच्छे वाली चोट लग जाएगी। तो डीकैपिटेट का वर्ड यहाँ सेंस नहीं दे रहा था, क्या वर्ड आता, इनकैपेसिटेट। आगे पढ़ लो। आगे कहते हैं द प्रोविजो या फिर प्रोविजन दैट नॉन रेजिडेंट्स कुड नॉट इन्वेस्ट इन द मनी लिमिटेड बाय माय ओपिनियन। कहता है एक ऐसी शर्त लगा दी कि जो नॉन रेजिडेंट है ना, वो उस कंपनी में इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते, लिमिटेड बाय माय ओपिनियंस। अब तुम एक बात समझना, प्रोविजो का मीनिंग होता है शर्त, प्रोविजन का मीनिंग भी होता है शर्त, लेकिन प्रोविजन का एक मीनिंग और भी होता है खाने की सामग्री, भोजन वगैरह को भविष्य के लिए बचा के रखना। उस सेंस में देखें तो दोनों वर्ड ओके थे, लेकिन जब मैंने दूसरे मीनिंग को देखा तो इसका इकलौता ही मीनिंग होता है शर्त, इसका मीनिंग होता है खाद्य सामग्री और या फिर शर्त। तो इसको एलिमिनेट करो। अब सिर्फ ये एक अल्टीमेट ऑप्शन आंसर देता था शर्त की, ये शर्त जो लगाई ये गलत थी, गड़बड़ थी। बात क्लियर हो गई। आगे कहता है इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन योर मसल्स यू मस्ट डू एरोबिक या फिर एन एरोबिक एक्सरसाइज। तो भाई इसमें जो आंसर उसने माना एरोबिक माना, ए पार्ट को उसने आंसर मान लिया था। ठीक है, अच्छा ए पार्ट ये है ना, ए पार्ट ये है, एरोबिक एक्सरसाइज को इसने आंसर माना। अब भाई एक्सरसाइज के बारे में एरोबिक भी होगी या एनएरोबिक भी होगी, एक्सरसाइज का मुझे नहीं पता क्या फंडा इसमें, लेकिन इसने तो अब अपने पेयर के हिसाब से आंसर दिया। इसको तो कोई बच्चा ना बनाता तो भी देख लेता कि भाई हर एक में ए ही ऑप्शन है, ए ए ए ए ए ए, तो ए आंसर था। बाकी इसमें भी पेयरिंग में इसने गड़बड़ कर दी थी मेरे हिसाब में, इसमें कुछ मिस्टेक्स थी, तो मैंने इसीलिए आपको इंडिविजुअली एक एक का बताया। मैंने आपको ऑप्शन के साथ नहीं खेलने दिया आज, क्योंकि मेरे को पता था कुछ पेयर्स में गड़बड़ हो रही है। क्या कहता है, द आर्टिस्ट वर्क वॉज ए रिच कॉलेज ऑफ सेवरल स्टाइल्स। तो भाई आर्टिस्ट का जो वर्क था ना वो क्या था, एक रिच था। क्या रिच था भाई, वो एक रिच कोलाज हुआ होगा। आपको पता ही है हम अपने फ़ोन में हमारी पिक्स वगैरह का कोलाज नहीं बनाते, कितनी बार बनाते हैं, तो वही वाला तो वर्ड है कि वो एक कोलाज होता है, क्या कलेक्शन ऑफ समथिंग होता है ना। तो उसका वर्क एक कलेक्शन था, उसका वर्क एक क्या था बच्चों, उसका वर्क एक कलेक्शन था। बात क्लियर हो गई। कोलेजन तो एक तरह का प्रोटीन होता है, किसी प्रोटीन का नाम होता है, ऐसी सेंस नहीं आ रही थी। द साइकेट्रिस्ट टोल्ड हिम दैट ही कुड एक्सरसाइज, दोनों वर्ड एग्जैक्टली सेम दिए, हिज पेन नॉट बाय रनिंग अवे फ्रॉम इट बट बाय कन्फ्रंटिंग इट। तो भाई दोनों का सेम मीनिंग था। साइकेट्रिस्ट ने क्या कहा कि भाई जो तेरा दर्द है ना, उससे तू भाग के उसे ठीक नहीं कर सकता, उससे टकराना ही पड़ेगा। कॉन्फ्रंट का मतलब टकराव, उससे लड़ना ही पड़ेगा। तो भाई एक बात बताओ, अब इसने तो पेयर के हिसाब से डाला, किसी एक को चूज़ करो, लेकिन फिर टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हो गई। उस हिसाब से देखें तो दोनों वर्ड सही थे, लेकिन अब अगर इनमें से एक चूज़ करने की बात आती तो एक्सरसाइज एक मीनिंग होता है व्यायाम करना, और एक एक्सरसाइज का मीनिंग होता है डिसिप्लिन में डालना, कंट्रोल करना किसी चीज़ को।
इस हिसाब से इसने दो वर्ड्स को यूज़ किया था। ठीक है, अब आगे पढ़ लो। आगे पढ़ो क्या कहता है। एनिमल शुड बी ट्रीटेड विद काइंडनेस बिकॉज दे आर सेंटिनेंट या फिर सेंटिनियल क्रिएचर्स। एनिमल शुड बी, एक सेकेंड, एनिमल शुड बी क्या है ये, शुड बी ट्रीटेड विद काइंडनेस बिकॉज दे आर सेंटिनेंट या फिर सेंटिनियल क्रिएचर्स। तो भाई सेंटिनेंट का मीनिंग होता है कॉन्शियस और सेंटिनल का मीनिंग होता है प्रहरी, पहरेदारी, हमारी रक्षा करने वाले। तो एनिमल्स को काइंडनेस के साथ ट्रीट करो क्योंकि वो सेंटिनल क्रिएचर्स है, प्रहरी है, पहरेदार है भाई, प्रकृति की भी रक्षा करते हैं, फूड चेन भी चलाते हैं, हमारी भी किसी ना किसी वे में रक्षा करते हैं, फूड चेन में कॉन्ट्रीब्यूट, तो उनकी रक्षा करनी चाहिए, ऐसी सेंस थी, ये वर्ड आना था। आगे पढ़ो क्या कहता है। The tacit या फिर tactic adopted by the teacher to discipline her students paid off। टैसिट का मतलब होता है भाई अनकही सहमति, बिना कहे हाँ भर देना। मान लो कई बार ऐसा नहीं होता, दो दोस्त बैठे हैं, एक तीसरा लड़का दिख गया, इन्होंने आंखों आंखों में इशारा किया, इसने इससे पूछा पीट दूं, इसने आंखों में इशारा किया पीट दे। उस तरह की जो सेंस आती है ना, बिना कहे काम, अनकही सहमति, तब ये वर्ड यूज होता है। तो आता नहीं, टैक्टिक होता है हथकंडे, तरीके, रास्ता। तो भाई जो रास्ता टीचर ने अपनाया था बच्चों को डिसिप्लिन में रखने का, उस रास्ते ने पे ऑफ कर दिया, यानी सक्सेसफुल रहा। आगे कहते हैं द स्पेक्ट्रम या फिर स्पेक्टर ऑफ जॉब लॉसेज इज लूमिंग लार्ज इन सेवरल कंट्रीज। तो भाई अब एक बात समझो, स्पेक्ट्रम होता है वर्णपट, फिजिक्स में तुमने पढ़ा होगा, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट था, यहाँ यहाँ हम रीडिंग्स नोट किया करते थे, है ना, उसको भी स्पेक्ट्रम कहते थे। और ये स्पेक्टर तो होता है भूत, ये स्पेक्टर तो होता है भूतिया। इसको हमने ऐसे याद रखा था, इसकी राइम बनाई थी इंस्पेक्टर से कि भाई गांव में इंस्पेक्टर, स्पेक्टर को देख के ही मुझे याद आ गया था इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर का भूत है, स्पेक्टर का भूत। तो ऐसी सेंस थोड़ी, जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि नौकरियां बहुत गई हैं अलग अलग देशों में, तो यहाँ स्पेक्टर माना था, ये इसका आंसर था। पेयर में ऑप्शंस मत बिड़ाओ, तुम्हें तो वर्ड सीखने, हमें तो मेन वर्ड सीखने हैं ना अपने, हम अपने वर्ड सीख रहे हैं। अब देखो क्या कहता है, पीपल टेक ए प्रिजर्व या फिर परजर्व प्लेजर इन डेनिग्रेटिंग अदर। डेनिग्रेट कल ही सीख के आए हो, आलोचना करना। कहते लोगों को बहुत मजा आता है दूसरों की आलोचना करने में। तो आप एक बात को समझो, परजर्व का क्या मीनिंग होता है, परजर्व से ही तो वर्ड बनता है परजेवरेंस। परजेवरेंस का मतलब हार्ड वर्क, लगातार आप मेहनत करते जा रहे हो, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात इसने यहाँ पर नहीं की भाई। इस परवर्ज का मतलब होता है प्रवृत्ति, बुरे काम करने की, बैड वे, किसी चीज़ को करने का गलत तरीका, या बैड थिंग, निरंतर बुरी आदतें। तो ये तो बुरी आदतें हैं, उनको एक बुरा सा प्लेजर मिलता है लोगों की आलोचना करके, ऐसा होता ही है, ऐसा नहीं होता भाई। इस आदमी का कुछ अच्छा हो गया, ये दो आदमी अपनी लाइफ में बहुत खुश थे, इसका अच्छा हुआ, इन्हें दुख होने लग गया, इसका बहुत बुरा हो गया, ये दोनों अपनी लाइफ में दुखी थे लेकिन आज ये दोनों बहुत खुश है। पता नहीं ऐसा क्यों है, इंसानों की प्रवृत्ति है। तो लेकिन होना नहीं चाहिए, वो ऐसी ही बात कर रहा है, तो यहाँ परवर्स आना चाहिए था। आगे कहते हैं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा एम्बर बाथ ऑयल हैज़ ए सीडेटिव सेडेंटरी इफेक्ट। कहते हैं भाई आयुर्वेदा के हिसाब से अंबर बाथ ऑयल जो है उसका एक सीडेटिव या फिर सीडेंटरी इफेक्ट है। तो बच्चे सीडेटिव का मीनिंग क्या होता है, सीडेटिव ड्रग्स होती है जब मन बेचैन होता है ना, मन शांत होता है, मन बेचैन होता है, एकदम शांत, क्या एकदम से बेचैनी हो रही हो, उस टाइम पे दवाइयाँ देते हैं, डॉक्टर देते हैं सीडेटिव ड्रग, डिप्रेशन में भी देते हैं सीडेटिव ड्रग देते हैं। उससे क्या होता है, नींद आ जाती है, थोड़ा सा मन कंफर्ट हो जाता है, बेचैनी कम हो जाती है। इसी का एग्जैक्ट वर्ड होता है ट्रैंकुलाइजर। आपने सुना है गांव वगैरह में तेंदुआ वगैरह घुस जाते हैं तो उसे ट्रैंकुलाइजर गन होती है उनके पास। उस गन में क्या होता है भाई, उस गन में इंजेक्शन लगाते हैं, उसको देते हैं, उसको बेहोश करते हैं और पकड़ लेते हैं, तभी तो उसका नाम पड़ा ट्रैंकुलाइजर। उसने क्या किया, उसके गुस्से को कम कर दिया, तो वो होती है सीडेटिव ड्रग। तो भाई ये बात ऑयल क्या करेगा, हमारी तकलीफ को कम ही तो करेगा, तो ये आंसर होना था। और ये सीडेंटरी का मीनिंग तो होता है बैठने वाली जॉब, अधिक बैठने वाला कोई काम हो, उस तरह की सेंस में ये वर्ड यूज होता है, ऐसी बात नहीं थी। कहते हैं दे मार्च्ड आउट सिंगलेट सिंगली एंड साइलेंटली। सिंगलेट का मीनिंग तो होता है गारमेंट, एक तरह का कपड़ा होता है, कमीज। तो ऐसी बात थोड़ी, उन्होंने कैसे मार्च किया, उन्होंने सिंगली और साइलेंटली। एडवर्ब है, मार्च को क्वालिफाई कौन करेगा, मार्च को क्वालिफाई एडवर्ब करेगी, तो ये भी एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है, तो ये इसका आंसर बनता। सिंगलेट तो एक मेरा नाउन था, उन्होंने अकेले ही और साइलेंटली मार्च किया। द डॉग वॉज टेंटलाइज्ड एंटागोनिज्ड इनटू जंपिंग फॉर इट्स फीड। डॉग वगैरह को डिसिप्लिन में रखते हैं, है ना,
लेकिन एक बार भोजन को देख के डॉग भाई साहब उछल पड़े, तो क्या किया उसके साथ, उसे टेंटलाइज किया। टेंटलाइज का मतलब तरसाना, उसे तरसा दिया, उसे खाना नहीं दिया। ऐसे डॉग्स को डिसिप्लिन में रखा जाता है। आपको क्या लगता है वो इतने डिसिप्लिन में क्यों होते हैं भाई? उनके मन में हमारे ऑर्डर्स के लिए इज्जत होती है क्या? बिल्कुल भी इज्जत नहीं होती। उनके मन में वो बात डाल दी जाती है कि अगर तुमने डिसिप्लिन तोड़ा तो तुम्हारे साथ ये करेंगे। तुम्हें अब मैं नहीं बताऊंगा, वो थोड़ी ज़्यादा ही लंबी कहानी हो जाएगी। सर सुनाते हैं, कुलदीप सर कई बार बताते हैं, एक पॉइंट से एक हाथी को बांध दिया। अब वो हाथी ना उस रस्सी को तोड़ सकता है, लेकिन वो नहीं तोड़ता। क्यों? क्योंकि भाई वो बच्चा था ना, तब से उसे उस रस्सी से बांधता है। उसके मन में ये बात बिठा दी कि तू नहीं कर सकता, और वो बड़ा होने के बाद भी वो नहीं करता उस चीज़ को। उसके मन में डर होता है, तो वो मन का ही डर है। भाई यही चीज़ डॉग्स की ट्रेनिंग में होता है। उनको डरा धमका के उनको डिसिप्लिन में रखा जाता है। यहाँ टेंटलाइज जैसी वर्ड आनी थी। एंटागोनिस्ट का मीनिंग तो होता है विरोधी बनाना, किसी को दुश्मन बनाना अपना, ऐसी बात थोड़ी। कहता है द मैन वॉज क्रेडिटेड विद द एबिलिटी टू डिफ्यूज या फिर डिफ्यूज ए पोटेंशियली डेंजरस सिचुएशन। आदमी को भगवान ने इतनी क्षमता दी है, इतनी एबिलिटी से उसे क्रेडिट दिया है, उसे नवाजा है कि भाई वो हर तरह के डेंजर सिचुएशन से बाहर निकल सकता है। एक ये डिफ्यूज़, एक ये वाला डिफ्यूज़। बॉम्ब अगर हो तो उसको क्या करते हो? डिफ्यूज़ करते हो। तनाव, इस डिफ्यूज़ का मीनिंग होता है तनाव को कम करना, किसी की बेचैनी को कम करना। कल ही तुमने सीखा था पैसिफाई करना, है ना, एले करना, है ना, एसूज करना, मोलिफाई करना, ये वही तो वर्ड है बच्चे। और ये डिफ्यूज़ तुम सब होशियार बच्चे साइंस में पढ़ते हो। डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस दो प्रोसेस होते हैं। इस डिफ्यूज़न का मीनिंग क्या है? इस डिफ्यूज़न का मीनिंग है बेटा टू स्प्रेड, फैल जाना। बात क्लियर है जी जनता? बात क्लियर? जल्दी से 22 को पढ़ो। The amendation of the bill was agreed to by all the political parties। तो मैं आपको एक बात बताऊं, अमेंडमेंट का मतलब सुधार करना, अमेंडेशन का मतलब भी सुधार करना। इन दोनों का लगभग सेम मीनिंग था, सिनोनिम ही थे। लेकिन एक चूज करने की बात आई ना, तो भाई अमेंडमेंट ऑफ बिल नहीं होता, क्या आता? अमेंडमेंट बिल। इस अमेंडमेंट को इससे जुड़ने के लिए ऑफ की आवश्यकता ही नहीं थी, लेकिन जब इसने अमेंडेशन लगाया तब मुझे पता लगा ऑफ प्रपोजिशन से जोड़ दे, इसीलिए इसने आंसर बी को माना था। द अमेंडेशन ऑफ द बिल, उस बिल में सुधार को एग्री किया सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने। इसका आंसर था बी। जल्दी से पढ़ो। सो मैनी एक्सप्रेशंस इन द इंग्लिश लैंग्वेज हैव बिकम ऑब्सोलिसेंट या फिर ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का मीनिंग क्या होता है? आउटडेटेड, महंगी, शैबी। कोई चीज़ नहीं होती घिसी पिटी एकदम पुरानी। तो बहुत सारी एक्सप्रेशन इंग्लिश लैंग्वेज में अब घिसे पिटे पुराने हो गए। ये दोनों वर्ड एडजेक्टिव थे, दोनों का सेम मीनिंग था, दोनों में से कोई भी यूज़ हो सकता था। अब उसने तो नीचे पेयर बनाए, उसने उस पेयर के हिसाब से गड़बड़ की थी, बाकी दोनों वर्ड एग्जैक्टली यूज हो सकते थे। कहता है they kept up the pretense of being a happily married couple। भाई किसी की शादी हो गई, उसकी बर्बादी शुरू हो गई। तो उन लोगों ने क्या किया? दिखावा करते थे कि हम तो एक हैप्पीली मैरिड कपल है, हम तो बहुत खुश है, जबकि खुश नहीं थे। तो भाई यहाँ पर प्रिटेंड, इसी से तो वर्ड बना, प्रिटेंड से ही तो वर्ड बना। क्या? प्रिटेंड, ऐसी बात होती है। तो यहाँ क्या लगाते हैं जी? यहाँ आप लगाते प्रिटेंस वर्ड। क्या लगाते हैं जी? प्रिटेंस वर्ड लगाते। अब जल्दी से पढ़ो। विद, इसका भी हालांकि मीनिंग सेम सा ही होता है, सेम सा ही मीनिंग ये देता है भाई। फेक क्लेम करना, असली चीज़ को छुपाना, ऐसी बात ये करता है। लेकिन भाई वही बात है, अब इसको तो पेयर सेट करने थे। जब इसने इनको आगे पीछे दोनों सेम से वर्ड यूज़ किए कि भाई पेयर से लगाओ, ऑप्शंस में से भी तो चूज़ करोगे, ये था। कहते हैं विद ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन मैनी इंडियन कस्टम एंड ट्रेडिशन हैव लैप्स्ड या फिर इलैप्स्ड। फिर से कस्टम्स नहीं, कस्टम रिवाज आए और ट्रेडिशन। कहता है ग्लोबलाइजेशन हो गई और मॉडर्नाइजेशन से हमारे जो भारतीय रीति रिवाज थे वो क्या हो गए बच्चा? खत्म हो गए। तो लैप्स और इलैप्स दो वर्ड आपको दिख रहे हैं। लैप का मीनिंग क्या होता है? टू पुट एन एंड, खत्म हो जाना। और इलैप्स का मीनिंग होता है अतीत। ऐसी अतीत जैसी बात नहीं, वो जो चीज़ें थी वो क्या हो गई? वो खत्म हो गई, लैप्स कर गई। बात क्लियर है? आगे आपसे क्या कहता है? हिज कॉन्टेम्पलेटिव या फिर कॉन्टेम्प्टुअस एटीट्यूड सर्व टू स्लो डाउन हिज रिएक्शन टू सिचुएशन। उसका कैसा एटीट्यूड था बच्चे? उसका एटीट्यूड कैसा था? कॉन्टेम्पलेटिव। कॉन्टेम्पलेटिव का विचार करना, बहुत ज़्यादा सोचता है। और कॉन्टेम्प्टस, इसी से तो वर्ड बना कॉन्टेम्प्ट, ये तो एडजेक्टिव है। कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहता नहीं है, जज कई बार हथौड़ा मार के सड़ उस पर कहता था बेंच पे, सड़क पे नहीं, बेंच पे। दिस इज द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी अपमान है, अवज्ञा ये कोर्ट की। तो ये तो वो वाला वर्ड है कॉन्टेम्पलेटिव। भाई वो किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा विचार करता है, उसके इस एटीट्यूड की वजह से सिचुएशन जो है वो स्लो डाउन हो जाती है। बात क्लियर हो गया?
अब जल्दी से पढ़ो एरर। द क्वेश्चन अराइजेज एज टू हु शुड गो आउट टुडे, यू और मी। कहते हैं सवाल आज ये उठता है कि किसको बाहर जाना चाहिए, तुम्हें या मुझे। तो भाई यूं तो इसके अंदर कोई गड़बड़ नहीं बनती, लेकिन अब इसने एरर बनाया तो ये बनाया भाई, आपने सीखा था हु इज क्राइंग को रिप्लेस करो राम इज क्राइंग से, है ना। हु हैज गॉन विद देम को रिप्लेस करो दे हैव गॉन, यानी हु जो है अल्टीमेटली सब्जेक्ट की बात करता है। तो भाई अब सेंटेंस का है द क्वेश्चन अराइजेज एज टू हु शुड गो आउट। अब आगे टुडे, आज किसको जाना चाहिए, आगे तो आपने सीखा था एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाल रहा था यू और मैं, यानी एक्चुअली में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सब्जेक्ट के बारे में थी, और सब्जेक्ट के बारे में थी तो इस प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस लगाता ना, ऑब्जेक्टिव केस क्यों लगाया, मी की जगह क्या लगाता, आई। क्या लगाता बच्चा, आई। तो यहाँ पर डी में एरर बना रहा था वो, आई इसको कह रहा था। अब जल्दी से पढ़ो 24 को। द कंपनी इज प्लानिंग ए ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर देयर सीनियर ऑफिसर्स सम टाइम इन दिसंबर। भाई एक बात बताओ, सीनियर ऑफिसर किसके हैं, कंपनी के हैं, तो कंपनी तो सिंगुलर है, उसके लिए देयर क्यों, उसके लिए इट्स लगा दो ना, इट्स ही तो लगाते आए हैं हम, कितनी बार तो सीखा है। देयर इज अ कैच टू इट शीट डेली डोज 49 में हम सीख के आए हैं। आगे कहता है जी, क्या कहता है, आगे कहता है द मैटीडोम अबाउट सरदार भगत सिंह क्रिएटेड ए स्टिर। मैटीडोम होता है जो उसका शहीद स्मारक स्थल बनाया था भगत सिंह का, उसने स्टिर कर दिया। स्टिर होता है हलचल पैदा कर देना, तनाव कर दिया। अब हुआ होगा, अभी पीछे आया भी था, पाकिस्तान के एक लॉयर ने कहा था भाई भगत सिंह तो हमारे भी हीरो थे, उन्होंने सिर्फ इंडिया को आज़ाद थोड़ी करवाया, पाक को भी आज़ाद करवाया, तो आप इनकी मूर्ति यहाँ भी लगाओ, भगत सिंह चौक बनाओ लाहौर में, उन्होंने ये बात कही थी। तो उस चीज़ पर विवाद हो गया, वहाँ आपको पता ही है कट्टरवाद चरम पर है, वो कैसे बर्दाश्त कर लेते भाई किसी और का वहाँ पुतला बनना, तो उन्होंने नहीं बनने दिया, वैसी ही बात उधर कर रहा है। तो अबाउट नहीं, पुतला तो भगत सिंह का था, द मैटीडोम ऑफ सरदार भगत सिंह, बात क्लियर, ऑफ लगाते हैं। आगे कहते हैं अकॉर्डिंग टू द अनाउंसमेंट इट इज़ पुअर एंड वीक हु विल रिसीव फाइनेंशियल हेल्प ऑन अप्रोचिंग द ऑर्गेनाइजेशन। तो भाई इट इज़ पुअर और वीक, अरे पुअर और वीक रिसीव कर रहे हैं, तुम सब बच्चे तो बहुत समझदार हो, हु विच दैट में अपने से पहले आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लेता है, तो पुअर और वीक को नाउन बनाना था। लेकिन मेरे भाई पुअर और वीक तो एडजेक्टिव हैं, नाउन तो है ही नहीं। तो आपको पता ही है जब इस एडजेक्टिव को पुअर पीपल होता है ना, पुअर रीजन होता है, घटिया क्वालिटी हो सकती है, पुअर क्वालिटी हो सकती है ना, तो भाई पुअर वर्क हो सकता है, तो एडजेक्टिव को इसको नाउन की तरह बिहेव करवाना था, तो मैं इसके सामने दा लगाता था। दा पुअर का मतलब सारी गरीब कम्युनिटी, मैं लगाता था दा रिच यानी सारे अमीर लोग, तो मैं लगाऊंगा दा पुअर और दा वीक, दा पुअर और दा वीक। और अब कोई बच्चा ये ना कहना कि एक बार यहाँ आर्टिकल लगा दो काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। वो नाउन में होता था एन इंजीनियर पेंटर, अब ये एक ही बंदा है क्योंकि एक आर्टिकल लगाया, लेकिन वो नाउन के साथ है। यहाँ तो भाई पुअर एडजेक्टिव, इसको नाउन की तरह बिहेव करवाने के लिए आर्टिकल लगाया, तो द पुअर और द रिच, द पुअर एंड द वीक। बात क्लियर हो गई क्या, बात क्लियर, हाँ जी। अब एक बारी इसको पढ़ो 27 को पढ़ो भाई। टॉन्सिल इज अमंग दोज डिसीजेज दैट इज क्यूरेबल, इसके अंदर क्या गड़बड़ दिखी भाई, इसके अंदर मुझे तो कोई भी गड़बड़ नहीं लग रही थी, एक सेकंड रुको। टॉन्सिल इज अमंग दोज डिसीजेज दैट इज क्यूरेबल, टॉन्सिल्स इज अमंग दोज डिसीजेज दैट इज क्यूरेबल, कोई गड़बड़ नहीं है भाई, कोई भी गड़बड़ नहीं है, दैट डिसीज दैट इज क्यूरेबल, कोई गड़बड़ नहीं, नो एरर था। इसने आंसर दिया था ऐप में इज, तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये इसको इज की तरह ट्रीट करवाता तो फिर तो करेक्शन हो ही नहीं पाती, तो फिर तो यहाँ भी आर लगाता है, कहता प्लूरल तो यहाँ भी आर लगाता, दो जगह करेक्शन थोड़ी करता, नो एरर था, कोई लफड़ा नहीं है। पढ़ो 28 को। अमेरिका इज नो लॉन्गर ए डिस्टेंट ऑब्जर्वर ऑफ इवेंट्स इन द सब कॉन्टिनेंट, इट इज एन एक्टिव प्लेयर विदाउट हुज फाइनेंशियल एंड मोरल सपोर्ट पाकिस्तान। कहते हैं अमेरिका ना अब एक डिस्टेंट ऑब्जर्वर नहीं रहा, पहले वो पाकिस्तान की गतिविधियां दूर से देखता रहता था कि क्या गड़बड़ कर रहे हैं, लेकिन अब नहीं रहा सब कॉन्टिनेंट में, और अब वो दूर से नहीं देखता, अब तो वो एक एक्टिव प्लेयर हो गया, सीधा आके वहाँ पे रोल प्ले करता है, उसको हथियार बेचता है, उसे बजट देता है, वो बजट अपने आतंकी कैंपों में लगाता है, विदाउट हु जिसकी फाइनेंशियल मदद के क्या वर्ड होता है वो हिंदी का, जिसकी फाइनेंशियल मदद के बेवजह भूल गया मैं वो वर्ड, जिसकी फाइनेंशियल मदद के बिना सोच लो तुम, पाकिस्तान क्या नहीं कर सकता,
वुड बी एबल टू हैव डेमोक्रेसी, तो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी तो सबसे अच्छा मजाक है, डेमोक्रेसी वहाँ है ही नहीं। वुड एंश्योर सेफ्टी फॉर प्रिजनर्स ऑफ वॉर, सेफ्टी वहाँ आम लोगों को ही नहीं है, प्रिजनर्स को कहाँ से होगी। वुड नॉट एबल टू स्पॉन्सर टेररिज्म, बिल्कुल सेंस की बात कर रहा है, कहता है अमेरिका ही है वो दोगला जो उसको फिनेंस करता है, पैसे देता है, जिसकी मदद के बिना पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं थी कि वो ये आतंकी कैंप को स्पॉन्सर कर सके। यही इसका आंसर था। अगले में कहता था आर्मी, आर्मी तो खुद की बात थी, आर्मी तो उनके पास ऑटोमेटिक है। वुड बी एबल टू गिव अप आर्म्स, हथियार डालना, सरेंडर, ऐसी कोई बात ही नहीं करता। ये प्रॉपरली सेंस बेस्ड पर था भाई, बना दे। और इतनी सेंस तो सब बच्चों को ही होगी, कोई ऐसा तो है नहीं एग्ज़ाम बैंक का हो, एसएससी का पाकिस्तान के बच्चे देंगे, हिंदुस्तान के ही देंगे, तो इतना तो न्यूज़पेपर में पढ़ते ही हैं हम। कहता है द डिस्टर्बिंग न्यू ट्रेंड इज दैट माफिया डॉन्स इंस्टेड ऑफ रिजोर्टिंग टू एक्सटॉर्शन हैव ज्वाइंट बॉलीवुड। कहता है भाई जो परेशान करने वाली स्थिति है ना वो ये है कि जो माफिया डॉन है ना अब ये एक्सटॉर्शन नहीं करते। एक्सटॉर्शन क्या होता है? किसी को एक्सटॉर्शन करना, एक्सटॉर्शन का मनी मांगना। पहले क्या करते थे? संजय दत्त से पैसे मांग लिए, अनिल कपूर से पैसे मांग लिए, इनसे पैसे मांगते थे, नहीं देते थे मरवा देते थे। आपको पता होगा गुलशन कुमार जी थे, सबसे बड़े गायकार थे जिन्होंने इन भजनों को पॉपुलर बनाए, इतने अच्छे अच्छे भजन गाते थे। उनसे दाऊद ने फिरौती मांगी, उन्होंने नहीं दी, उनको मरवा दिया, घर के बाहर ही गोली मार दी थी। वही कहते हैं अब जो ट्रेंड हो रहा है ना वो बदल गया। अब ये जो माफिया है ना ऐसे नहीं करते, एक्सटॉर्शन से पैसा नहीं मांगते। अब वो क्या करते हैं भाई, एक्सटॉर्शन में क्या मांग लोगे तुम? 5 करोड़ मांग लोगे। अब वो क्या कहते हैं, लो हम तुमको 15 करोड़ देते हैं, तुम पिक्चर बनाओ, इस एक्टर को इंट्रोड्यूस करवाओ। अब उन्होंने इस बिजनेस में हाथ आजमाना शुरू कर दिया। टू पॉपुलराइज इंडियन मूवीज अब्रॉड, तो वो पॉपुलराइज क्यों करेंगे? पॉपुलर तो इंडियन मूवीज को अब्रॉड खुद ही करते हैं हमारे एक्टर डायरेक्टर। इम्प्रूव द क्वालिटी, वाहियात होती हैं भारतीय फिल्में, तुम्हें पता ही है। एज एक्टर्स एंड एक्ट्रेस, भाई अब माफिया खुद ही एक्टर और एक्ट्रेस बन के उतर आए क्या इंडस्ट्री में? नहीं। अब वो क्या करते हैं, ये देखो कितना अच्छा वर्ड लगा रहा है। अब वो क्या करते हैं जी, बेनामी प्रोड्यूसर बन गए। पिक्चर आ रही है, मैं नाम तो नहीं लूँगा, किसी की पिक्चर आ रही है जी, पता नहीं उसको कौन स्पॉन्सर कर रहा है, 200 करोड़ लगा के पिक्चर बन रही है, पिक्चर कमा रही है 2000 करोड़। तो 200 करोड़ कहाँ से आए? बेनामी प्रोड्यूसर है, पता नहीं किसने प्रोड्यूस की थी। और ये बेनामी तो हिंदी का वर्ड था, बेनामी संपत्ति होता है, लेकिन देखो इतना प्रचलन में आया कि ऑथर ने यहाँ पर सीधा सीधा बेनामी डाल दिया। लेकिन ऑथर ने एक गलती की। क्या गलती की कि भाई बेनामी जब आप किसी को ऐसे ही डालते हो तो आपने प्रोड्यूसर का एक नाम ही टेक दिया बेनामी, तो भाई बी कैपिटल कर देते ना और 2 कोमा के बीच में डाल देते, किसी का नाम था। आना ऑप्शन यही था कि बेनामी प्रोड्यूसर हैं जो मूवीज़ को फिनेंस करते हैं और एक्टर्स को कन्विंस करते हैं कि आप उसके अंदर काम करो। भाई एक बात बताओ, सलमान खान से फिरौती मांग ली, पहली बार देगा ही नहीं, उसकी इतनी सुरक्षा है। दे भी दी, एक बार 4 करोड़ दे दिए तो बार बार थोड़ी देगा, दूसरी बार तो वो भी अपनी फील्ड लगाएगा। तो भाई फिरौती मांग के क्या मिलेगा? इसीलिए वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं लो 50 करोड़ पिक्चर में लगाओ, सलमान को बोलो इसमें रोल करे। अब जो मुनाफा आएगा, भाई 100 करोड़ की पिक्चर थी, 50% इस भाई का शेयर है, तो जो मुनाफा आएगा 50% वो ले जाएगा और अब अगली फिल्म में भी पैसा लगेगा। इस तरह के बिजनेस में आज के लिए अपन दाऊद इब्राहिम उतर चुका है। ऐसी ही बात ये उतर कर रहा है। अब जल्दी से पढ़ो, लास्ट है आज का। बीकॉम हैज़ ऑलवेज बीन कंसीडर्ड द स्टेपिंग स्टोन टू ए कैरियर इन फिनेंस, ए प्रीकर्सर टू एन एमबीए और ए सीए कोर्स दैट डैश। कहता है बीकॉम को ना हमेशा ही माना गया एक स्टेपिंग स्टोन है, ये आपकी नींव रखता है, आपका करियर बनाता है फिनेंस में। प्रीकर्सर होता है फर्स्ट स्टेप है किस चीज़ के लिए? एमबीए के लिए, सीए के लिए, जो कि ऐसा कोर्स है जो आपको क्या देगा? दैट विल क्रिएट ए न्यू आर्टिस्टिक वर्ल्ड। तो कहाँ से न्यू आर्टिस्टिक वर्ल्ड बनाएगा? सीए या एमबीए। एमबीए अपना बिजनेस करेगा या नौकरी करेगा, सीए अपने हिसाब किताब देखेगा, एक वो भी अपना बिजनेस करेगा। तो भाई विल टेक यू ऑन वर्ल्ड टूर पर तो कोई भी ले जाता है। मेक यू रिच एंड वर्ल्ड फेमस, हाँ रिच बनाएंगे, लेकिन वर्ल्ड फेमस की क्या गारंटी है जी? इज ए पासपोर्ट फॉर मैरिज, हाँ ये बात तो ओके है भाई, सीए एमबीए हो तो पासपोर्ट तो है वो आपकी मैरिज के लिए, लेकिन ऐसी सेंस ऑथर को यहाँ नहीं देनी थी। उससे अच्छा ऑप्शन क्या था? वुड लैंड यू इन ए कोवेटेड जॉब। कोवेटेड का मतलब एक अच्छी जॉब या आपको एक अच्छी नौकरी दिलवाने वाले कोर्स हैं। बिल्कुल बच्चा, बिल्कुल फर्स्ट ही इसका आंसर था। ये थी हमारी आज की शीट जो मैंने काफ़ी डिटेल में आपके साथ में डिस्कस कर ली है, और यहाँ पर परिवर्तन सीरीज 16 है ये, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।